क्या भारत की आजादी 1947 में अधूरी रह गई थी? क्या आप सोच सकते हैं कि जब 15 अगस्त साल 1947 को पूरा हिंदुस्तान ढोल नगाड़ों के साथ अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, तब भी हमारे देश का एक बहुत सुंदर हिस्सा गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया जा चुका था। उस वक्त प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण दे चुके थे, लेकिन भारत माता का एक हिस्सा गोवा अभी भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। जहां पूरा देश आजादी की पहली सुबह का सूरज देख रहा था, वहीं गोवा के अगुआड़ा किले पर अभी भी पुर्तगाली का झंडा लहरा रहा था। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि पुर्तगाली भारत में अंग्रेजों से बहुत साल पहले आए थे, और हैरानी की बात यह है कि उनके जाने के 14 साल बाद तक भी वह वहीं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि गोवा सिर्फ अपने खूबसूरत बीच और पुरानी इमारतों के लिए मशहूर, लेकिन इसकी मिट्टी के नीचे दबी आजादी की जंग किसी बड़े कहानी से कम नहीं। यह कहानी है उस सब्र की जो अंत में टूट गया, और साथ में उस बहादुरी की जिसने मात्र 36 घंटे में सदियों पुराने साम्राज्य को उठाकर फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं विवेक और विवेक पाल अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत। यहाँ पर जो कहानियां बताई जाती हैं उनमें आपको रूबरू कराया जाता है। यहाँ पर कोई भावनात्मक एजेंडे के साथ नहीं दिखाई जाती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देंगे। आज की कहानी गोवा की आजादी की है, गोवा की गुलामी की है, और गोवा की गुलामी को समझने के लिए हमें इतिहास के बहुत पुराने पन्नों को पलटना पड़ेगा। यह बात साल 1510 की है, जब पुर्तगाल का गवर्नर अल्फ्रांसी डी अल्बुकर्क अपनी सेना लेकर भारत आया और उसने गोवा पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाली भारत में मुगलों के आने से भी पहले पहुंच चुके थे। उनका शासन अंग्रेजों की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त आर्डर देने वाला था। जहां अंग्रेजों का मुख्य मकसद व्यापार करना, पैसा कमाना था, तो वहीं पुर्तगालियों ने वहां के लोगों की पहचान और संस्कृति को मिटाने की पूरी कोशिश की। उस समय गोवा में जो जुल्म हुए वह रूह कपा देने वाले थे। वहां की स्थानीय भाषा कोंकणी बोलने पर रोक लगा दी गई। पुराने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। हजारों लोगों को डरा धमका कर अपनी पहचान बदलने पर मजबूर किया गया। पुर्तगालियों के लिए गोवा एक छोटी सी जगह नहीं थी, वे इसे अपना विदेशी घर मानते थे। इसी कारण वे गोवा को छोड़ने के नाम से भी चिढ़ जाते थे। उनके लिए गोवा का मतलब था समुद्र में उनकी ताकत का सबसे बड़ा केंद्र। वह खुद को वहां का असली मालिक समझ बैठे और वहां से हटने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। अब एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि आजादी के बाद पंडित नेहरू ने आखिर 14 सालों का इंतजार क्यों किया? देखिए, साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वे पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भारत एक ऐसा देश है जो लड़ाई के बजाय शांति से समस्याएं सुलझाता। नेहरू को भरोसा था कि अंग्रेज चले गए हैं और फ्रांस ने भी अपनी जगह जैसे कि पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया है, तो पुर्तगाली भी प्यार से मान जाएंगे। साल 1947 से लेकर साल 1961 के बीच भारत ने पुर्तगालियों से बातचीत करने की हर मुमकिन कोशिश की। भारत ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पर अपना दफ्तर खोला, सैकड़ों चिट्ठियां लिखी, बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा, लेकिन पुर्तगाल के तानाशाह सालाजार ने हर बार भारत का अपमान किया। सालाजार का कहना था कि गोवा भारत का हिस्सा है ही नहीं, वो तो पुर्तगाल की जमीन है जो इस वक्त इत्तेफाक से भारत के किनारे है। नेहरू उस समय दुनिया के बड़े शांति दूत थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सेना भेजी तो पूरी दुनिया भारत को एक हमलावर देश समझेगी, और इसी में 14 साल बीत जाते हैं। लेकिन जब दिल्ली की बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलता, तब गोवा की गलियों में आजादी के दीवाने अपनी जान हथेली पर लेकर निकल पड़ते हैं।
हैं। टीबी कुन्हा, जिन्हें गोवा में राष्ट्रवाद जगाने वाला माना जाता है, उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि पुर्तगाली हमारे रक्षक नहीं, हमारे लुटेरे हैं। आजाद गोमांतक दल जैसे संगठनों ने पुर्तगाली पुलिस चौकियों पर हमले किए और पुर्तगाली अफसरों की नाक में दम कर दिया। इन क्रांतिकारियों को पकड़कर पुर्तगाल या फिर अफ्रीका की जेलों में भेज दिया जा रहा था, लेकिन संघर्ष कम नहीं हुआ। अगवाड़ा किला, जो आज पर्यटकों के लिए एक सुंदर जगह है, उस समय पुर्तगाली जुल्मों का एक ठिकाना था। वहां की अंधेरी कोठरियों में भारतीय देशभक्तों को ऐसी यातनाएं दी जा रही थी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन दीवारों ने आजादी की गूंज को और तेज कर दिया। गोवा के भीतर रहने वाले हर धर्म के लोगों ने मिलकर इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। और फिर साल आया 1955। 1955 का साल गोवा के इतिहास का सबसे दुखद रहा। 15 अगस्त 1955 को हजारों निहत थे। भारतीय लोग, उनके हाथों में कोई बंदूक नहीं थी, केवल था तो सिर्फ तिरंगा झंडा। वो पैदल चलते हुए गोवा की सीमा की तरफ बढ़े। उनका इरादा नेक, शांतिपूर्ण था। वो बस यह जताना चाह रहे थे कि गोवा भारत का टूटा हुआ हिस्सा है। लेकिन पुर्तगाली तानाशाह सालाजार ने अपनी सेना को बेरहमी दिखाने का आदेश दे दिया। पुर्तगाली सैनिकों ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर मशीन गन से गोली चला दी। उस दिन गोवा की सीमा भारतीय खून से लाल हो गई थी। कई लोग शहीद हो गए थे, हजारों घायल हो गए थे। इस घटना ने पूरे भारत के खून में उबाल ला दी। दिल्ली में संसद से लेकर कन्याकुमारी की गलियों तक एक ही आवाज उठी कि अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई है। सेना भेजो, गोवा को आजाद करो। इस नरसंहार ने नेहरू को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शांति की भी एक सीमा होती है और अब बहुत ज्यादा हो गया है। पर सवाल कि क्या दुनिया की ताकतें साथ देती? दुनिया की बड़े ताकतें किधर खड़ी थी? क्योंकि गोवा का मामला सिर्फ भारत और पुर्तगाल का नहीं था, यह दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच राजनीति बन गया था। पुर्तगाल नाटो नाम के एक संगठन का सदस्य था। उसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों का साथ मिल रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी नेहरू को चेतावनी दी कि अगर भारत ने हमला किया तो दुनिया में भारत की छवि खराब होगी। अमेरिका का कहना था कि भारत को अभी और इंतजार करना चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान इस ताक में था कि जैसे ही भारत गोवा पर हमला करेगा, वो इसे कश्मीर के मुद्दे से जोड़कर भारत को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे। कूटनीति का इलाज नेहरू के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। भारत अकेला पड़ रहा था, लेकिन तभी एक सच्चा दोस्त सामने आया और जिसने पूरी बाजी को पलट कर रख दी। जब अमेरिका और पश्चिम देश संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने और पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहे थे, तब रूस भारत के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया। रूस ने सुरक्षा परिषद में अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया और भारत के खिलाफ आने वाले हर प्रस्ताव को रोक दिया। रूस ने साफ किया कि भारत अपनी जमीन वापस ले रहा है और यह उसका कानूनी हक है। रूस के साथ ने नेहरू को यह ताकत दी जिसकी उन्हें सेना भेजने के लिए जरूरत थी। नेहरू समझ गए कि देश की एकता और अपने लोगों को बचाने के लिए कभी कभी लड़ाई के मैदान में उतरना ही पड़ता है। हालांकि गोवा में सेना भेजने से पहले भारत ने एक बहुत ही गुप्त और चालाकी भरा मिशन चलाया जिसे ऑपरेशन चिंगम कहा गया। इसका मकसद पुर्तगाली सेना के बातचीत करने के साधनों जैसे फोन और रेडियो खराब करना था और उनके मन में एक डर पैदा करना था। भारतीय जासूस भेष बदलकर गोवा के अंदर घुस गए। पुर्तगाली सेना के ठिकानों, उनके हथियारों और उनके रास्तों की पूरी जानकारी जुटाई गई। इन जासूसों ने पुर्तगाली सैनिकों के बीच अफवाह फैला दी कि भारत की बहुत बड़ी वायुसेना हमला करने वाली है।
और भारत के पास ऐसे गुप्त हथियार हैं जो मिनटों में सब कुछ खत्म कर देने वाले। इस दिमागी लड़ाई ने पुर्तगाली सैनिकों की हौसले को तोड़ना शुरू कर दिया। कई पुर्तगाली सैनिकों को लगा कि वह भारत के सामने टिक ही नहीं पाएंगे और इस डर के मारे वह अपना जगह छोड़ के भागने लगे। गोवा को आजाद कराने के लिए 17 दिसंबर साल 1961 की सर्द रात को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। भारतीय सेना का नेतृत्व जनरल केपी कैंडक कर रहे थे। उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि पुर्तगाली सेना को संभालने का एक पल नहीं। भारतीय सेना ने 3 तरफ से हमला कर दिया। टैंक उत्तर और पूर्व से घुसे। आसमान से कूदने वाले सैनिकों की जरूरत पुलों को बचाने के लिए उतारा गया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गोवा के रेडियो स्टेशन पर ऐसी बमबारी की कि गोवा का संपर्क उनके देश पुर्तगाल से पूरी तरह कट गया। पुर्तगाली गवर्नर को समझ नहीं आ रहा था कि हमला किधर से हो रहा। नौसेना ने समुद्र की तरफ से घेराबंदी कर ली ताकि पुर्तगाल से कोई मदद न मिले। भारतीय जहाजों ने पुर्तगाल के युद्धपोत को घेर कर बेकार कर दी। भारतीय सैनिकों का जोश इतना ऊंचा था कि वह जंगलों और नदियों को पार करते हुए बड़ी तेजी से पणजी की तरफ बढ़े। जैसे ही भारतीय सेना पणजी की तरफ बढ़ी, पुर्तगाल का तानाशाह सालाजार गुस्से से पागल हो उठा। उसने गोवा के गवर्नर को एक गुप्त संदेश भेजा कि गोवा को जला दो, चर्चों को बम से उड़ा दो, सब कुछ नष्ट कर दो, लेकिन सरेंडर मत करना। सालाजार चाहता था कि गोवा की हजारों साल की पहचान संस्कृति खत्म हो जाए, ताकि भारत को जीत के बाद भी मिले तो केवल एक खंडहर और राख। लेकिन गोवा के अंतिम गवर्नर मैनुअल एंटोनियो सिल्वा ने दिखाया कि उनके सैनिक मर रहे हैं, भारतीय सेना के सामने टिकना नामुमकिन हो गया है। उन्होंने तानाशाह के उस पागलपन भरे आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और 19 दिसंबर साल 1961 की शाम को आत्मसमर्पण करने के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। उन कांपते हाथों ने 400 साल पुरानी गुलामी का अंत कर दिया। आजादी मिलने के बाद से एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कुछ नेता चाहते थे कि गोवा को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से मिला दिया जाए, क्योंकि वहां मराठी बोलने वाले भी थे और वहां की संस्कृति काफी मिलती जुलती थी। लेकिन गोवा के लोगों ने उनका कहना था कि हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी कोंकणी भाषा है, हमारी अपनी एक संस्कृति है। यह विवाद इतना बढ़ा कि 1967 में भारत सरकार ने वहां एक अनोखा चुनाव कराया, जिसे ओपिनियन पोल कहा गया। यह भारत के इतिहास में इकलौता चुनाव था जहां लोगों से सीधा वोट डलवाकर पूछा गया कि वो आखिर चाहते क्या है। गोवा की जनता ने भारी संख्या में वोट देकर महाराष्ट्र से मिलने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी एक अलग पहचान, एक अलग राज्य को चुना। यह भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत थी कि सरकार ने अपनी मर्जी थोपने के बजाय जनता की राय को सबसे ऊपर रखा। अब अगर बात की जाए गोवा के भारत में शामिल होने की, तो इतिहास में इस जीत का क्या महत्व है। देखिए, आज भी कुछ लोग बहस करते हैं कि क्या नेहरू जी ने 14 साल की देरी की, आखिर क्यों की? क्या 1947 में ही सेना भेज देनी चाहिए थी? लेकिन अगर गहराई से देखें तो इस देरी ने ही दुनिया को दिखाया कि भारत एक हमलावर देश नहीं है, भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है। जब भारत ने आखिर में बंदूक उठाई तो पूरी दुनिया ने माना कि भारत ने शांति के सारे कोशिश की थी, लेकिन अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। भारतीय सेना ने युद्ध के बाद जिस तरह पुर्तगाली कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें साथ सम्मान भेजा, उसने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। नेहरू का इस तरह इंतजार करना भारत को एक गलत जंग के दाग से बचाने का तरीका था। इसने साबित किया कि भारत अपने हकों के लिए लड़ना जानता है और मर्यादा में रहना भी जानता। हालांकि अंत में सवाल आता है कि क्या गोवा की आजादी ने भारत को पूरा कर दिया? देखिए, गोवा का भारत में मिलना
केवल एक सेना की जीत नहीं थी, बल्कि यह भारतीय मां के उस टुकड़े का वापस मिलना था जो सदियों से दूर था। इसने साबित किया कि कोई भी विदेशी ताकत किसी विदेश की आत्मा को हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। आज हम और आप जब गोवा के समंदर किनारे घूमते हैं, अगवाड़ा किले की दीवारों को देखते हैं, तो हम उन सत्याग्रहियों के बलिदान और भारतीय सेना के वीर शौर्य को भी याद करना चाहिए। गोवा का भारत में मिलना भारत के निर्माण की सबसे गौरवशाली घटनाओं में से एक है। इसने हमारे नक्शे को पूरा किया और 450 साल के लंबे अंधेरे के बाद एक नई और आजाद सुबह की शुरुआत की। गोवा आज भी भारत की सबसे खुशहाल और विकसित राज्य है, जो इस बात का गवाह है कि आजादी की कीमत चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा अनमोल ही रहती है। यह कहानी गोवा की थी, और क्या आप इस कहानी को पहले से जानते थे? अगर आप इसी तरह की बातों को और सुनना समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विवेक पाल अनफिल्टर्ड जिसका नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।